हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो आज मैं इस चैप्टर के संपूर्ण पाठ का सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन आंसर में पहला जो दिया गया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला कह रहा है कि हिंद चीन में कौन से देश आते थे। हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं, ठीक ना। ऑप्शन ए चीन वियतनाम लाओस, ऑप्शन बी में दिया है हिंद चीन वियतनाम लाओस, ऑप्शन सी कंबोडिया वियतनाम लाओस, और ऑप्शन डी में दिया है कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड। तो याद रखना है कि हिंद चीन में जो ना कंबोडिया वियतनाम लाओस आते थे। ऑप्शन सो इसका हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? याद रखना है कि अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में है। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ठीक है, हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक ना। अगला है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसते थे उसको क्या कहते थे? फ्रांसीसी, शासक वर्ग, कोलोन, जनरल। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहलाते थे। ऑप्शन सो, ठीक ना। अगला नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। नरोत्तम सिंहानुक को कहाँ का शासक बनाया गया था? तो इसको जो है कंबोडिया का शासक बनाया था। कहाँ बनाया गया था? कंबोडिया का। ऑप्शन द, ठीक ना। अगला है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ठीक ना। द हिस्ट्री द लॉस ऑफ वियतनाम यह पुस्तक किसने लिखी थी? हो ची मिन्ह, फान बोई चाउ, कुआंग, त्रियू। तो इस पुस्तक के लेखक हैं फान बोई चाउ। कौन है लेखक? फान बोई चाउ, ठीक ना। ऑप्शन बो। अगला 19 मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता, ठीक ना। तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था, इस समझौता का हम लोग हनोई समझौता कहते हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बो हो जाएगा इसका। अगला है प्रसिद्ध दार्शनिक ने किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने अदालत लगाकर वियतनाम को युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रसेल, हो ची मिन्ह, नरोत्तम सिंहानुक, रूसो, ठीक ना। तो रसेल क्या किए थे, ठीक ना, एक अदालत लगा के जो है वियतनाम के युद्ध के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया, है ना। अमेरिका को क्या किया था? वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहराया। तो वो कौन थे दार्शनिक? तो वो रसेल थे। अगला है हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? जब अंतिम युद्ध चल रहा था तभी वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश, रूजवेल्ट। तो उस टाइम वहाँ के राष्ट्रपति निक्सन थे। कौन थे? निक्सन थे। ऑप्शन बो। अगला होवा हवा आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्राज्यवादी समर्थक या क्रांतिकारी धार्मिक? तो होवा हवा आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक था। ऑप्शन द, ठीक ना। अब हम लोग आते हैं रिक्त स्थानों को भरें, यानी खाली स्थान को भरना है। इसमें कह रहा है कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने डैश का निर्माण करवाया था। तो किसका निर्माण करवाया था? अंकोर वाट मंदिर का, ठीक ना। किसका निर्माण करवाया था? अंकोर वाट मंदिर का। अगला डैश समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। जेनेवा समझौता। कौन सा समझौता बांट दिया? तो जेनेवा समझौता ने क्या किया? तो पूरे वियतनाम को जो है 2 हिस्सों में क्या किया? बांट दिया, ठीक ना। अगला है हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? न्यूगन आई क्वॉक। क्या नाम था इसका? न्यूगन आई क्वॉक। अगला दीएन वियन फू के युद्ध में फ्रांस बुरी तरह हार गया। खाली स्थान कौन हार गया? तो फ्रांस हार गया। अगला अनामी दल का संस्थापक डैश था?
तो जोंगुएन आई। कौन था? जोंगुएन आई। अब हम लोग आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसका आंसर काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। क्या थी? एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी, जहाँ मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, ठीक है, मजदूरों के पास कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार था। मालिक को बहुत अधिकार प्राप्त थे, लेकिन मजदूरों के पास कोई अधिकार नहीं था। अगला, वायोदाई कौन था? क्वेश्चन नंबर 2, वायोदाई कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में हारने के पश्चात जब जापान हिंद चीन से निकलने लगा, तो हिंद चीनी राष्ट्र जो कई भागों में विभक्त था के पुराने राजवंशों को प्रतिष्ठित करने लगे, ठीक ना, जो पुराने जो राजवंश थे उसको क्या करने लगे? प्रतिष्ठित, मतलब सम्मानित देने लगे। इसी क्रम में बाओदाई अन्नाम राष्ट्र का शासक बना था। इसी सिलसिले में क्या हुआ? बाओदाई अन्नाम जो है राष्ट्र का शासक बना। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन का अर्थ क्या होता है? दक्षिण पूर्व एशिया के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जो करीब 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, ठीक ना, फैले हैं को ही हिंद चीन कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम लोग? हिंद चीन कहते हैं। अगला है जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था? तो 1954 में जेनेवा समझौता हिंद चीन समस्या के समाधान के लिए हुआ था, ठीक ना। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। क्यों हुआ था? तो हिंद चीन समस्या के समाधान के लिए हुआ था। यह विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था एवं साम्यवादी व्यवस्था के समर्थक के बीच सहमति थी। पूंजीवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था के बीच यह समझौता हुआ था। अगला है होवा हुआ आंदोलन की चर्चा करें, ठीक ना, कि होवा हुआ आंदोलन क्या है? तो यह एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, ठीक ना। होवा हुआ आंदोलन एक क्या था? बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जो 1939 में शुरू हुआ था, जिसका नेता, ठीक ना, हु इनफुसो था। यहाँ इनफुसो दे दिया, ठीक ना, दबाएगा हु इनफुसो। इसका नेता कौन था? हु इनफुसो था, ठीक ना। होवा हुआ आंदोलन का नेता हु इनफुसो था। इसके क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए आत्मदाह भी कर लेते थे, ठीक ना। इस प्रकार जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। लघुत्तरीय में पहला क्वेश्चन है हिंद चीन में फ्रांसीसी का प्रसार कैसे हुआ, ठीक ना। हिंद चीन में फ्रांसीसी का पूरा प्रचार कैसे हुआ? तो व्यापार करने के उद्देश्य से हिंद चीन क्षेत्र में जाने वाले फ्रांसीसियों ने वहां अपना प्रभुत्व कायम करने की कोशिश की। फ्रांसीसी वहाँ किस उद्देश्य से गए थे? तो फ्रांसीसी हिंद चीन व्यापार करने के उद्देश्य से गए, तो धीरे धीरे वहाँ अपना कायम करने लगा, ठीक ना, उसको हड़पने की कोशिश करने लगे। सर्वप्रथम चीन के शासक ने संधि कर अन्नाम के शासक को संधि हेतु बाध्य किया, ठीक ना। पहले चाइना के शासक क्या किया? अन्नाम के शासक से संधि के लिए उसको बाध्य किया, प्रेरित किया, उसको उकसाया। उसके बाद कंबोडिया को अपने संरक्षण में लिया। किसको लिया? कंबोडिया को लिया। तथा 1783 में तोंकिन भी आ गई। तोकिन, ठीक ना, तोंकिन भी आ गई। इस प्रकार 20वीं सदी के आरंभ में संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस के अधीनता में आ गया। पूरे हिंद चीन को क्या किया? फ्रांस अपने कब्जे में कर लिया। अगला क्वेश्चन है रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें, ठीक है। रासायनिक हथियार क्या था और एजेंट ऑरेंज क्या था? रासायनिक हथियार क्या, एजेंट ऑरेंज क्या है? रासायनिक हथियार रासायनिक हथियार एक तरह का ऐसा कार्बनिक यौगिक है, यहाँ यह नहीं लिखेंगे, ठीक ना, नेक्स्ट लिखेंगे। रासायनिक हथियार एक तरह का ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा से चिपक जाता है और जलता रहता है, ठीक है। रासायनिक हथियार का एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलता है और एक मिश्रण बनाता है। ये मिश्रण क्या होता है? हमारे त्वचा से चिपक जाता है, मिश्रण त्वचा से चिपक जाता है और क्या होता है? त्वचा जलता रहता है, ठीक ना। अब जो एजेंट ऑरेंज, तो इसके बाद क्या करेंगे? इतना लिख के पैराग्राफ चेंज करेंगे, ठीक ना। पैराग्राफ चेंज करके अगले लाइन में आधे लाइन से लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखना है एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था, ठीक ना। एजेंट ऑरेंज क्या था? एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी और पेड़ मर जाता था, ठीक ना। यानी इतना पावरफुल जहर था, यदि पेड़ के पत्ती पे छिड़काव कर दिया जाए तो पेड़ का पत्ता पूरा मुरझा जाता था और पूरे पेड़ ही मर जाता था।
जंगलों को ख़त्म करने में इसका प्रयोग होता था, ठीक ना। एजेंट ऑर्डिनेंस का प्रयोग क्या चीज़ करने में होता था? जंगलों को ख़त्म करने में। अमेरिका ने इसका उपयोग वियतनामी आबादी पर जमकर किया। अमेरिका क्या किया? इसका प्रयोग कहाँ किया? वियतनाम पे किया। आज भी इसका असर जन्मजात विकलांगता या विकलांगता नहीं होगा, विकलांगता होगा ना, विकलांगता कैंसर के रूप में देखने को मिलता है। कहाँ पर? वियतनाम में। अगला क्वेश्चन है, हो ची मी के संदर्भ में, ठीक ना, कुछ बतावें। हो ची मी के संबंध को संक्षिप्त में लिखें। हो ची मी एक वियतनामी था। कहाँ का रहने वाला था? ये वियतनाम का। उसने छात्र जीवन में ही साम्यवादियों का एक गुट पेरिस में गठन किया था। जब वो पढ़ते थे उसी क्रम में वो क्या किए थे? पेरिस में अपना एक गुट बनाए थे। 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन कर फ्रांसीसी सत्ता के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, ठीक ना। 1930 ईस्वी में उसने वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादियों को एकजुट करके वियतनाम कांग सॉन देरा अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। इसमें लिखना है 1930 में उसने वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादियों को एकजुट कर, ठीक ना, एकजुट कर, यहाँ से लिखेंगे वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया, ठीक ना। उसने वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादियों को एकजुट कर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया, ठीक ना। अंततः संघर्ष के बदौलत और विश्व युद्ध में फ्रांस की कमज़ोर स्थिति का फायदा उठाकर हो ची मी ने 1945 ईस्वी में वियतनाम को एक स्वतंत्र राष्ट्र गणराज्य घोषित कर दिया, ठीक ना। इतना लिखना है इसके बारे में। अगला अब है हो ची मी मार्ग क्या है? हो ची मी मार्ग क्या है, ठीक ना। तो हो ची मी मार्ग का नाम वियतनाम के महान क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी नेता के नाम पे रखा गया है, ठीक ना। वियतनाम के महान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेता जो हो ची मी थे, उसी के नाम पर जो हो ची मी मार्ग का नाम पड़ा है। वस्तुतः यह उत्तरी वियतनाम के हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ, फुल स्टॉप नहीं होगा, ठीक ना, गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाती है, जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकल कर वियतनाम से जुड़ी है, यानी पूरे वियतनाम में क्या फैला हुआ है। यह मार्ग वियतनाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी हो ची मी मार्ग से वियतनाम को रसद यानी राशन पानी पहुंचता है, ठीक ना, जिसके कारण कि यह मार्ग जो है वियतनाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा? चर्चा करें, ठीक ना। अमेरिका का हस्तक्षेप हिंद चीन में कैसे हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरा था, ठीक ना। जब से दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो पूरा दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे जो पावरफुल देश था वो अमेरिका था। उसने हिंद चीन में अब तक फ्रांस समर्थन किया था, ठीक ना। इसका समर्थन किया था फ्रांस का। चूँकि रूस साम्यवादियों का समर्थन कर रहा था और अमेरिका ने साम्यवादियों के विरोध की घोषणा कर दी। अमेरिका बोला कि हम साम्यवादी का समर्थन नहीं करेंगे और उसके विरुद्ध क्या किया? विरोध करने लगा। इन्हीं परिस्थितियों में जेनेवा समझौता के तहत वियतनाम को दक्षिणी और उत्तरी भागों में बांट दिया गया, ठीक ना। जेनेवा समझौता जब हुआ तो वियतनाम दो भागों में बट गया, दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम। उत्तरी भाग रूस के प्रभाव में और दक्षिणी भाग अमेरिका के प्रभाव में बना रहा, ठीक ना। इस प्रकार अमेरिका हिंद चीन में घुस गया। अगला अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक ना, जो कि आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। और दीर्घ उत्तरीय में पहला प्रश्न कह रहा है हिंद चीन उपनिवेश की स्थापना का उद्देश्य क्या था? हिंद चीन उपनिवेश की स्थापना का उद्देश्य क्या था? सर्वप्रथम हिंद चीन में फ्रांस ने अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहा था। हिंद चीन में सबसे पहला उपनिवेश किस देश ने अपना स्थापित करना चाहा? फ्रांस ने। फ्रांस एशिया में डच, ब्रिटेन से उपनिवेश के मामले में पीछे चल रहा था, ठीक ना। फ्रांस जो है एशिया महादेश में डच और ब्रिटेन से उपनिवेश के मामले में पीछे चल रहा था। ब्रिटेन ने हिंद चीन में अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश नहीं की, ब्रिटेन को तो कोई रुचि नहीं था। अतः फ्रांस आगे बढ़ा, ठीक है। फ्रांस को लगा कि ब्रिटेन यहाँ नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, हमें कुछ करना चाहिए। हिंद चीन में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ थे जिसका दोहन किया जा सकता था, ठीक है। हिंद चीन में बहुत ऐसे खनिज पदार्थ थे जिसको फ्रांस लूट सकता था। सस्ते मजदूर और बाजार की सुविधा उपलब्ध थी। औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल जैसे कोयला, ठीक ना, कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम और रबर का इस्तेमाल किया गया। मजदूरों से उन्होंने एक तरफा अनुबंध किया जिसमें मजदूरों के पास कोई अधिकार नहीं था, ठीक ना। टोटल अधिकार किसके पास था? मालिक के पास वही दिया, जबकि मालिकों के पास असीमित अधिकार थे। इसके अलावा अपने राजनीतिक एवं व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना भी उपनिवेश बनाने का एक प्रमुख उद्देश्य था। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी डच और ब्रिटेन के
समकक्ष आने की सहायता मिली। अगला क्वेश्चन, अगला है माइली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है ना, माइली गांव की घटना क्या थी और इस घटना का क्या प्रभाव पड़ा। इसमें ऊपर जितना लिखा गया इतना इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहाँ से, ठीक है ना। इसमें यहाँ से हमको लिखना है कि माइली गांव की घटना, ठीक है ना, कहाँ से लिखना, यहाँ से माइली गांव की घटना, माइली गांव की घटना, एक मिनट, तो ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखेंगे माइली गांव, ठीक है ना। माइली गांव दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था, ठीक है ना। देखा कैसे लिखना है, माइली गांव, माइली गांव, ठीक है ना, माइली गांव दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था, ठीक है ना। माइली गांव दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था जहां के लोगों को वियतनामी सरकार का समर्थन मानकर अमेरिका सेना पूरे गांव को घेर लिया, ठीक है ना। क्या क्या, वियतनामी लोगों को सरकार का समर्थन मान के पूरे गांव को घेर लिया। क्या लिखना, माइली गांव दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था जहां के लोगों को वियतनामी सरकार का समर्थक मानकर अमेरिका ने पूरे गांव को घेर लिया। गांव में निरीह गरीब जनता में पुरुषों को घेर कर मार दिया। पुरुष को क्या कर दिया गया, तो उसको मार डाला गया, ठीक है ना। औरतों और बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया गया, फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दी गई, ठीक है ना। पहले क्या किया गया, महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया, फिर उसको भी मारकर क्या किया गया, पूरे गांव में आग लगा दिया गया। इस घटना के उजागर होने से अमेरिकी सेना की किरकिरी पूरे विश्व में होने लगी, ठीक है ना। पूरा विश्व में अमेरिका का सब क्या करने लगा, खिलाफ करने लगा। तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री योजना की मांग की, यहाँ देखें डैश, 5 सूत्री योजना की मांग की डैश, ठीक है ना। अब नीचे फिर लिखें पहला नंबर से 5 सूत्री योजना क्या क्या था। पहला था हिंद चीन में युद्ध बंद हो, पहला क्या, हिंद चीन में युद्ध बंद हो, ठीक है ना। दूसरा क्या था, तो दूसरा योजना था कि युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे, ठीक। तीसरा मांग क्या किया, सभी लड़ाइयाँ बंद रहेगी। चौथा मांग, कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। और पांचवा मांग, युद्ध विराम से हिंद चीन से संघर्ष का अंत होना चाहिए, ठीक ना। ये 5 मांग किया। उसके बाद फिर जो है ये 5 मांग के बाद नीचे फिर लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, ठीक है ना। 5 मांग को पहले क्रम वाइज नीचे लिख देंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे तब लिखेंगे। इसे अस्वीकार कर अमेरिका फिर युद्धरत हो गया, लेकिन अमेरिका समझ चुका था कि हिंद चीन के सेना हटनी नहीं पड़ेगी, ठीक ना। हिंद चीन से सेना हटानी ही पड़ेगी। इस प्रकार ये जो माइली गांव का घटना पूरा उजागर हो गया। अगला है राष्ट्रपति निक्सन के शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी और इसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक ना। फिर वही पूछ दिया गया कि इसकी 5 सूत्री योजना क्या थी और इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला माइली गांव की घटना के उजागर होने पर, ठीक ना, इतना नहीं लिखना, इसमें लिखेंगे डायरेक्ट राष्ट्रपति ने, यहाँ से लिखना है राष्ट्रपति निक्सन ने, ठीक, राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना की घोषणा की, जो इस प्रकार थी, जो इस प्रकार थी डैश। अब फिर नीचे से 5 को लिखेंगे रोमन नंबर फर्स्ट में। हिंद चीन में संघर्षरत सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथा स्थान पर रहेंगी, सभी सेनाएं क्या करेंगे, युद्ध बंद करके उसी स्थान पर रहेगा। अगला, युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। तीसरा मांग, इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा, जिसके पास जो शक्ति, जितना हथियार है, जितने सैनिक हैं उतना ही रहेगा, कोई देश अपना शक्ति नहीं बढ़ाएगा। चौथा, युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी, बमबारी से लेकर आतंकवाद तक सब कुछ बंद रहेगा। अब पाँचवा, युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य, ठीक ना, युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए, संघर्ष का अंत होना चाहिए। 5वां पॉइंट। अब फिर नीचे लिखेंगे क्या, पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है यहाँ से, यह शांति प्रस्ताव टूट गया और अमेरिका फिर भयंकर बमबारी करने लगा, ठीक ना। पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखेंगे, यह शांति प्रस्ताव टूट गया और अमेरिका भयंकर बमबारी करने लगा। हनोई भी इस बमबारी से ध्वस्त हो गया, परंतु वियतनाम डटे रहे। अंततः 27 फरवरी 1973 को, ठीक ना, 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति कर हस्ताक्षर हुए और अमेरिका
से चला आ रहा युद्ध समाप्त हो गया और दोनों वियतनाम एकीकरण हो गया, यानी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम आपस में क्या हो गया, एक हो गया। अगला है क्वेश्चन, फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की भी समीक्षा करें। फ्रांस जो क्या किया, शोषण तो किया ही, फ्रांस जो हिंद चीन में शोषण तो किया, उसके अलावा कुछ अच्छा काम भी किए, उसको भी लिखना है। तो फ्रांसीसियों ने हिंद चीन में अपना शोषण आरंभ कर दिया। शोषण के साथ साथ अपनी सुविधा और फायदा के लिए फ्रांसीसियों ने कुछ सकारात्मक कार्य भी किए, यानी कुछ बढ़िया काम भी किया। सर्वप्रथम फ्रांसीसी ने शोषण के साथ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों और जल निकासी का समुचित प्रबंध करा, ठीक ना, कि नहर का पानी से बर्बाद जा रहा था, तो नहर के पानी से क्या किया, तो नहर के पानी को किस प्रकार कृषि में उपयोग किया जाए, ये एक सही अच्छा काम किया। उसके साथ ही दलदली भूमि, जंगलों और सिंचाई रहित जमीन भूमि को कृषि योग्य बनाया। जो दलदल था, जो सिंचाई रहित भूमि था, जो बंजर भूमि था, ठीक ना, ऐसे भूमि को क्या किया, कृषि योग्य भूमि बनाया। इन्हीं प्रयासों से वियतनाम 1931 ईस्वी में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा, 1931 ईस्वी में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया, ठीक ना। पूरे विश्व में वियतनाम चावल के उत्पादन में तीसरे नंबर पर आने लगा। इसी दौरान सड़क का जाल बिछाया गया, ठीक ना, सड़क का जाल बिछाया गया। संरचनात्मक विकास जोरों से किया गया, ठीक ना, सड़क का जाल बिछाया गया और लिखेंगे सड़क का जाल बिछाया गया और संरचनात्मक विकास जोरों से किया गया, जिसमें रेल नेटवर्क का भी बहुत विकास हुआ। इस प्रकार सकारात्मक प्रयासों के साथ भी किसान की स्थिति दयनीय होती चली गई, ठीक है। इतना अच्छा कोशिश किया गया तब भी किसान का स्थिति नहीं सुधरा और उसकी स्थिति जो बद से बदतर होती चली गई। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें, ठीक ना। हिंद चीन में लोगों के बीच राष्ट्रीयता की भावना कैसे जगी। तो इसका आंसर है, हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश के कुछ दिनों के बाद ही छीट-फूट विद्रोह, छोटा मोटा विद्रोह शुरू हो गया और राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी, ठीक है। छोटे मोटे विद्रोह को देखने के बाद जो लोगों के बीच जो राष्ट्रीयता की भावना जगने लगी। लेकिन उस समय की घटना जापान द्वारा रूस को हराना हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया था, ठीक ना। पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश रूस एक छोटे से देश जापान से हार गया था, जो कि हिंद चीनियों के लिए, ठीक ना, एक प्रेरणा स्रोत बन गया कि हम लोग भी अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ सकते हैं। रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों के विचार ने इसे और उद्वेलित किया, ठीक ना। हजारों मजदूरों को बेगार बनाकर युद्ध की अग्रिम पंक्ति से ठीक ना, लड़ाना उनका मारा जाना, ठीक ना, लड़ाना और उनका मारा जाना। क्या लिखेंगे, हजारों मजदूरों को बेगार बनाकर युद्ध की अग्रिम पंक्ति से लड़ाना और उनका मारा जाना भी आग में घी डालने का काम किया, ठीक ना। फुल स्टॉप देंगे। फिर हो ची मिन्ह नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में ही क्या किया, तो साम्यवादी गुट बनाया और गणतंत्र का सपना देखने लगा। 1930 के दशक में विश्वव्यापी मंदी ने भी राष्ट्रवाद के विकास का योगदान दिया। इस समय चावल रबर के दाम गिर गए और हजारों हिंद चीनी बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गए। इस स्थिति में किसान भी साम्यवाद की ओर अग्रसर होते चले गए और राष्ट्रवाद एक व्यापक लहर का रूप ले लिया। परंतु फ्रांस का आतंक जारी रहा। फ्रांस अपने आप में वो जो क्या डटे रहा और भीतर ही भीतर खौलता रहा, ठीक ना, आतंक जारी रहा, आंदोलन भीतर ही भीतर खौलता रहा। हिंद चीन के लोगों के बीच जो है मन ही मन जो आग धधकती चली गई, जिसका अंत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वियतनामी स्वतंत्रता से हुआ। इस प्रकार जो है क्या हुआ, पूरा चैप्टर ये खत्म हो गया, ठीक ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये क्लास जो है बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जो भी क्लास आएंगे आप लोगों को सबसे पहले पता चल सके। उसके बाद वीडियो को लाइक करें, कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये क्लास कैसा लगे। हो सके तो अपने दोस्तों में, रिलेशन में, जहाँ तक जितना संभव हो सके क्लास को शेयर करें। धन्यवाद।